हिंदी साहित्य में कई महिला लेखिकाएं भी रही हैं जिन्होंने अपने लेखन से और अपने कहने के तरीके से हमारे मन को जीत लिया है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही महिला लेखिकाओं की 10 किताबों के बारे में आपको बताएंगे जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली जिस किताब के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, जिस लेखिका के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, आप सभी ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा और ये हैं अमृता प्रीतम। और इनकी ये किताब है जिसका नाम है एक खाली जगह। इसका कवर देखिए, ये अमृता प्रीतम की लिखी किताब है और अमृता प्रीतम की लिखाई, उनके अल्फाज एकदम अलग होते हैं। उनका कहने का तरीका ऐसा होता है कि आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। एक खाली जगह भी ऐसी ही एक कहानी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है गरीब परिवार की लड़की मुक्ता की, जिसे एक अमीर घर से रिश्ता आता है दिलीप का। दिलीप जिसकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है और अब वो दूसरी शादी करना चाहता है मुक्ता से, और दिलीप को एक बेटा भी है। मुक्ता अब इस कश्मकश में है कि अगर वो शादी के लिए हाँ कहती है या शादी कर लेती है तो क्या वो कभी दिलीप की पहली पत्नी की जगह ले पाएगी? क्या वो इस कश्मकश में है कि क्या वो कभी वो खाली जगह भर पाएगी जो दिलीप की पहली पत्नी की हुआ करती थी, या दिलीप के बेटे के उसकी माँ के लिए हुआ करती थी? क्या मुक्ता कभी उस खाली जगह को भर पाएगी? इसी की बहुत ही संवेदनशील कहानी है एक खाली जगह, जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी जिस किताब के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो सबसे पहले 2015 में प्रकाशित हुई थी। अन्नू सिंह चौधरी की लिखी है मम्मा की डायरी। ये हिंदी युग्म से प्रकाशित है और इसका मूल्य है 125 रुपये। ये नॉन फिक्शन है, या ये कहें कि ये नॉन फिक्शन में एक एक्सपेरिमेंटल नॉन फिक्शन है। अगर आपको टाइटल सोच के लग रहा है कि किसी माँ की डायरी नुमा तरीके से लिखा गया है और ये उसकी जर्नी बताती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत हैं। ये एक ऐसा उपन्यास है, एक ऐसी कहानी है जो आपको एक नई माँ के अंदर झांकने का मौका देती है। एक माँ जो एक नवजात शिशु को जिसने जन्म दिया है, उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपने परिवार से, समाज से, अपने पति से, अपने करियर से, अपने ऑफिस के कलीग से, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी और आप एक जान पाएंगे कि एक माँ की मनोस्थिति क्या होती है जिस समय उसका नवजात शिशु उसके हाथ में होता है, और वो क्या सोचती है, समाज से क्या उम्मीदें रखती हैं, अपने परिवार वालों से क्या उम्मीदें रखती हैं कि उसके लिए कोई क्या करे। इन सारी चीज़ों का संग्रह है ये मेरी मम्मा की डायरी अन्नू सिंह चौधरी की लिखी। और अन्नू सिंह चौधरी की और भी बहुत सारी किताबें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं, बट उस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो ये मम्मा की डायरी। महिला लेखिकाओं की आज हम बात कर रहे हैं और महिला लेखिकाओं की लिखी हुई किताबों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी महिलाएं होती हैं जिन्हें हम बस ऐसी वैसी महिला कहते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसी है। ऐसी वैसी महिलाओं की कहानियों का संग्रह लेके आई है अंकिता जैन, और उनकी किताब का शीर्षक ही है ऐसी वैसी औरत। ये हिंदी युग्म से छपी किताब है जिसका दाम है 115 रुपये, और ये उनकी 7-8 कहानियों का कलेक्शन है। छोटी छोटी कहानियाँ हैं जैसे मालिन भौजी, छोड़ी हुई औरत, प्लेटफॉर्म नंबर 2, रूम नंबर 50, धूल माटी सी जिंदगी, गुनाहगार कौन। इन सारी कहानियों की जो नायिका है वो एक औरत है, और इनमें जो 2-3 स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो एक थी मालिन भौजी और एक 70वें साल की उड़ान। मालिन भौजी की कहानी थी एक औरत की जिसे प्यार हो जाता है और फिर वो समाज की सारी चीज़ों को छोड़कर अपने प्यार के साथ चली जाती है और उससे शादी कर लेती है। 70वें साल की उड़ान एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी है जो पहली बार अपने सपनों की उड़ान भरती है, पहली बार प्लेन में बैठती है। ऐसे ही सारे प्यार और सपनों के मिश्रण से होती हुई ये सारी कहानियां निकलती हैं जिसमें अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग भाव देखने को मिलेंगे। कहीं घृणा है, कहीं प्रेम है, कहीं श्रृंगार रस मिलता है। ये सारी कहानियों का कलेक्शन है और इसे पढ़ना चाहिए। अंकिता जैन की ये किताब है। कुछ कुछ कहानियां आपको लग सकता है कि आपने पहले कहीं पढ़ी हैं या देखी या सुनी होंगी, लेकिन कुछ कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग हैं जिसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। महिलाओं और ताने का नाता हमेशा साथ साथ चलता है। महिलाएं जितना भी कुछ कर लें, जितना भी सैक्रिफाइस कर लें अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए,
उन्हें ताने हमेशा सुनने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं वो इन्हीं प्यार के चलते सैक्रिफाइस करती हैं। अगली जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ वो है उषा प्रेमवदा की लिखी 55 खंबे लाल दीवारें। ये एक ऐसी भारतीय नारी की कहानी है, उसकी विवशताओं की कहानी है, जिसे पढ़ने के बाद आपका मन दुखी हो जाएगा। ये 199 की एक किताब है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इस पे दूरदर्शन पे एक शो है सुषमा की, जो कॉलेज में टीचर है, प्रिंसिपल है और अपने घर वालों का सारा खर्चा उठाती है, अपनी बहन की शादी करवाती है, अपने भाई को पढ़ाती है, घर का पूरा खर्चा चलाती है, लेकिन खुद की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल चलते हैं। उसकी ज़िंदगी में एक लड़का आता है जिससे वो प्यार करती है, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों से पटे होने के बाद सुषमा अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती और जब वो जीना चाहती है तो उसका समाज, उसका परिवार उसे ही ताने सुनाने लगता है, तो वो सब कुछ करने के बाद भी अपनी लाइफ नहीं जी पाती। ये मार्मिक कहानी है 55 खंबे और लाल दीवारें की, जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये मुझे किसी ने रिकमेंड की थी, उसके बाद मैंने उठाई और उसके बाद मुझे उषा प्रेमवदा की लेखनी से प्यार हो गया। जिस उपन्यास के बारे में बताने जा रही हूँ वो मेरी फेवरेट ऑथर्स में से एक हैं, चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी। इनकी सीतायन और द्रौपदी की महाभारत दोनों मैंने पढ़ी थी और ये मेरे TBR लिस्ट में बहुत लंबे से थी। ये है आखिरी महारानी, ये द लास्ट क्वीन का हिंदी एडिशन है जिसे अनुवाद किया है नीलम भट्ट ने। ये इस फिक्शन है और ये मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, जिसका दाम है 499 रुपये। ये मैंने एक बुक फेयर से खरीदी थी और तब से ये पड़ी हुई थी मेरे TBR में, बट मैं इसे पढ़ नहीं पाई। अभी भी आधे पन्नों पर हूँ, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये किताब अंत तक ले जाते एकदम मार्मिक कर जाएगी आपको। ये कहानी है पंजाब की आखिरी महारानी जिंदा कौर की, रणजीत सिंह की रानी, आखिरी रानी और पंजाब की आखिरी महारानी जिंदा कौर की। जिंदा कैसे लाहौर से पंजाब आती है, कैसे राजा से उनकी मुलाकात होती है, राजा रणजीत सिंह से, कैसे वो राजा रणजीत सिंह की सबसे पसंदीदा महारानी बन जाती है। सिर्फ अपनी सुंदरता के बल पे नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के दर पर वो बाकी सभी रानियों से ऊपर उठती हैं। कैसे पंजाब की राजनीति में शामिल होती हैं, कैसे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ राजा रणजीत सिंह से बात करती है और रणजीत सिंह इतने खुश हो जाते हैं उनसे कि सारी महारानियों में सबसे ऊंचा दर्जा उन्हें दे देते हैं। तो ये है जिंदा कौर की कहानी। जिंदा कौर जो इतनी निडर है कि बिना किसी हिचकिचाहट से रणजीत सिंह के सामने आके बातें करती है, रणजीत सिंह से एक पंजाब के महाराजा से अपने प्यार का इजहार करती है। तो ये कहानी है जिंदा कौर की और जिसे मैं पढ़ रही हूँ, आधे पहुंची हुई हूँ और आधी जल्दी कंप्लीट करके इसका फुल रिव्यू आप तक जरूर लाऊंगी। इंसानों को ही नहीं, कभी कभी किताबों को भी आपके समय की ज़रूरत होती है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक गो में पढ़ ले जाते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपका प्रॉपर समय मांगती हैं। वो कहती हैं कि अगर हमें ध्यान से और समय दे के नहीं पढ़ोगे तो हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। अगली जिस किताब की मैं बात करने जा रही हूँ उसे लेके मेरे जितने जानने वाले हैं सब ने यही कहा कि यार शुरू तो की थी मगर अब समझ नहीं आ रही, कैसे पढ़ें, वो समझ ही नहीं आ रही, इतनी डिफिकल्ट है। मैंने भी जब ये किताब शुरू की तो मुझे ये लगा कि कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा, क्या गाइड है, जूझ रही थी मैं इस चीज़ से। फिर मैंने कुछ दिन रखा वो किताब, फिर से दोबारा शुरू किया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। सस्पेंस नहीं क्रिएट करी हूँ। ये किताब है रेत समाधि, गीतांजलि श्री की। इसे 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इसके अंग्रेजी उपन्यास को अंग्रेजी अनुवाद को माफ कीजिएगा। तो ये है रेत समाधि जिसका प्राइस है 450 रुपये, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अब ये किताब ऐसी है कि जब इसके बारे में चर्चा होती है तो मेरे चेहरे पे सिर्फ एक बड़ी सी स्माइल होती है, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि आप इसे बता नहीं सकते। ये फील करने वाली किताब है। आप जब इसका एक एक पन्ना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, मैं किसी जादुई दुनिया में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस किताब की नायिका है एक वृद्ध महिला जो
अब अपनी उम्र जीना चाहती है। जब उसका परिवार, उसका पति ख़त्म हो गया है, उनकी डेथ हो गई है और उनका परिवार सोचता है कि अब तो ये लेटी रहेंगी एक जगह, लेकिन वो वृद्ध महिला अब जीना चाहती है। 60-70 साल की उम्र के बाद वो ज़िंदगी को ठीक से समझती है। और आप सोचेंगे कि ये किताब ऐसी है कि ठीक है, एक बूढ़ी महिला है और वो सारी चीज़ें करना चाहती है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि ये सिर्फ उस महिला के ज़िंदगी जीने पर नहीं है, ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे को दिखाती है। और इसमें कुछ कुछ लाइनें, कुछ कुछ कथन, कुछ कुछ कहन ऐसे हैं कि आप सिर्फ अंडरलाइन ही करते चलेंगे। मैं आपको इसके कुछ अगर दिख गए तो मैं दिखाऊंगी, जिसमें मैंने सिर्फ अंडरलाइन किए हैं। वो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लाइनें, देखिए आप अगर देख पा रहे हैं, ये इतनी खूबसूरत लाइनें हैं कि ये सिर्फ एक लाइन को पढ़ने और एक लाइन को समझने में ही आपका 2-3 घंटे जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। गीतांजलि श्री ने इतनी खूबसूरती से बातें लिखी हैं कि वो ऐसे कहानी कहती हैं और कहानी सीधी नहीं जाती, वो कहीं भी चली जाती है। और वो इधर जाती है तब भी अच्छा लगता है, वो इधर जाती है तब भी अच्छा लगता है, फिर वो सबको जोड़ के पास लाती है और फिर कहानी वहां से शुरू होती है। तो ये कहानी एक वृद्ध महिला की है जो अपने सपनों से लेके उसके बचपन तक पहुंचती है, फिर वो पाकिस्तान तक पहुंचती है, फिर भारत पाकिस्तान के बंटवारे तक पहुंचती है, वापस इंडिया आ जाती है। ये इतनी घूम फिर के ये कहानी लिखी गई है और ये डिजर्व करती है बुकर प्राइज। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी इसके रिव्यू का, प्लस इसका कि इसे पढ़ा कैसे जाए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, तो अगर आप पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो इसे शुरू कीजिए, बस हाँ इसे समय दीजिएगा, ये किताब समय मांगती है। अगली जिस किताब के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो भी मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। मेरे पहले वीडियोस में भी आप उस किताब को देख चुके हैं, उसका रिव्यू भी है मेरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। ये किताब है कविता काने की लिखी उर्मिला, और मुझे बहुत पसंद है ये किताब, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। ये सीता सिस्टर का हिंदी अनुवाद है। ये देखिए, ये मंजिल प्रकाशन से प्रकाशित है, इसका दाम है 350 रुपये। और ये कहानी है सीता की बहन उर्मिला की। कहानी शुरू होती है सीता और उर्मिला के बचपन से, कैसे वो दोनों साथ बड़ी होती हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उर्मिला सीता को सब कुछ मानती है। और फिर जब उर्मिला की और सीता की राम से और लक्ष्मण से शादी होती है तो, और वो लोग अयोध्या लौट के आती हैं, तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव होते हैं। जिस वक्त राम और सीता वनवास को जा रहे होते हैं, लक्ष्मण ये कहते हैं कि वो भी जाएंगे। उस समय उर्मिला का क्या रिएक्शन होता है जब लक्ष्मण चले जाते हैं 14 साल के लिए वनवास पे राम और सीता के साथ, उसके पीछे उर्मिला अयोध्या में कैसे रहती है, अयोध्या को कैसे संभालती है, वनवास पे जाने के बाद अयोध्या में क्या रहा होता है, उर्मिला की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, इसका पूरा चित्रण आपको मिलेगा उर्मिला में। और फिक्शनल है बेसिकली, माइथोलॉजिकल फिक्शन, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जिससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिक्शन है तो इतना तो हमें लेखिका को छूट देनी चाहिए कि वो कल्पनाओं से सारी चीज़ें लिखें। और बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जिक्र आपको कहीं ना कहीं मिलता होगा, जैसे भरत मिलाप जब होता है, भरत मिलाप हुआ है तो उस समय क्या स्थिति होती है, उर्मिला क्या कर रही होती हैं, उन 14 सालों में उर्मिला क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिलेंगी। मुझे बहुत पसंद है तो आपको भी रिकमेंड करूँगी, ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगली जिन लेखिका की मैं बात करने जा रही हूँ वो अपने समय की महान लेखिकाओं में गिनी जाती हैं और पहाड़ों से उनका बहुत दिली नाता रहा है, बहुत दिली जुड़ाव रहा है, और ये हैं शिवानी। और शिवानी का ये कहानी संग्रह है दो सखियाँ। दो सखियाँ इस किताब की ही कहानी है जिससे ये शीर्षक लिया गया है, सबसे लंबी कहानी है इसकी। ये राधा कृष्ण पेपरबैक से प्रकाशित है, 150 रुपये की ये कहानी है। और ये शिवानी है जिन्हें आप देख सकते हैं फोटो में। सारी कहानियों की नायिका यहाँ भी महिलाएं ही हैं। जैसे दो सखियों का जिक्र करते हैं, इसमें 5 कहानियों का संग्रह है, मैं 2 सखियों पे ही बात करूंगी फटाफट, बाकी आप खुद पढ़िएगा। 2 सखियों की कहानी है कि कैसे वो साथ रहती हैं लेकिन उनका परिवार उन दोनों को अलग कर देता है, फिर वो साथ आती हैं, कैसे ज़िंदगी जीती हैं, फिर क्या कुछ होता है आगे जिससे अंत तक उनको समझ में आ जाता है कि दोस्ती ही सब कुछ है। तो ये 2 सखियों की कहानी है,
आप ज़रूर पढ़िएगा। सफ़र करना हर किसी को पसंद होता है। हम घूमने जाते हैं पहाड़ों पे और झरने देखते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं और समुद्र में नहाते हैं। घूमना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन जब हम नई जगह जाते हैं तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से कितना मिलते हैं, उन लोगों की संस्कृति कितना समझते हैं, उन लोगों के रहन सहन कितना समझते हैं, ये बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और ये एक्सप्लोर किया हमारी अगली लेखिका ने, जिनका नाम है अनुराधा बेनीवाल, और उनकी लिखी किताब है लोग जो मुझ में रह गए। ये सार्थक राजकमल प्रकाशन के उपक्रम से प्रकाशित है और इसका दाम है 299 रुपये। ये अनुराधा बेनीवाल की बेसिकली ट्रैवलॉग है। ये उनकी जर्नी है जो ये आवारगी और यायावरी करते हुए जब वो टहलने जाती हैं, घूमने जाती हैं, वहाँ के लोगों से मिलती हैं, क्या कुछ होता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, इसके बारे में बताती है। ये उनकी सोवियत संघ की यात्रा है बेसिकली, और वहाँ वो जाती हैं तो किसी होटल में नहीं ठहरती, लोकल जगहों पे रहती हैं, लोकल लोगों से मिलने की कोशिश करती हैं, जिन लोगों को देख के हम पहले ही धारणा बना लेते हैं ये लोग वैसे होंगे, ये लोग वैसे होंगे। जब ये उनसे मिलती हैं तो क्या होता है, क्या असल ज़िंदगी में वो लोग वैसे होते हैं जैसे हमने धारणा बनाई होती है, या कुछ अलग होते हैं। ये संस्कृतियों को जानती हैं। कहीं ऐसी संस्कृतियां हैं जहाँ शादी से पहले बच्चे होते हैं और उनके लिए बिल्कुल आम बात है, और वहाँ समाज ऐसे ही चला आ रहा है। कुछ ऐसे भी समाज है जहाँ समलैंगिकता एकदम नॉर्मल बात है। अब तो खैर इंडिया में भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन ये उनके अलग अलग लोगों से मिलने और अलग अलग जगहों पे जाने की दास्तान है, और इसके माध्यम से वो आपको अपनी यात्रा पे लेके जाती हैं। आप खुद फील करेंगे कि आप उस जगह पे हैं, आप उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी संस्कृति को जान रहे हैं। तो ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे ये भी किसी ने रिकमेंड की थी और रिकमेंडेशन के बाद ही मैंने ये पढ़ी थी। तो ये आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आप यात्रा वृतांत पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कि आखिरी जिस किताब पे मैं बात करने जा रही हूँ वो हाल ही में मैंने पढ़ के ख़त्म की है और बहुत मार्मिक किताब है, और मेरे लिए पता नहीं वो कैसे ख़ास हो गई, बस हो गई। ये मनु भंडारी की लिखी किताब है आपका बंटी। ये राधा कृष्ण पेपरबैक से प्रकाशित है। 250 रुपये इसका मूल्य है, और जैसा कि शीर्षक से आप जानते हैं इस कहानी का नायक हमारा छोटा बंटी है, और जिसके माँ बाप के बीच तलाक होने वाला है। वो माँ के साथ रहता है और पिता की यादों से घिरा हुआ होता है। उसको नहीं पता तलाक क्या होता है। वो जब स्कूल जाता है या पड़ोसी घर जाता है तो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तो, पिता तो आते ही नहीं हैं और उनका तो तलाक होने वाला है। उसको लगता है तलाक सिर्फ एक झगड़ा है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद पापा मम्मी साथ रहने लगे। सीन है इसमें जो जिसे पढ़ने के बाद मैंने किताब थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी, बस वो सीन का जिक्र मैं करना चाहूँगी। वो सीन है जब बंटी की माँ और उसके नए पति के बीच वो लोग बेडरूम में होते हैं और अचानक से बंटी वहाँ पहुँच जाता है, और क्या कुछ होता है, बंटी उस इंसिडेंट के बाद कैसे चेंज होता है, ये उसी की कहानी है। और इतनी मार्मिक कथा है कि मैं 2 बार रोई थी पढ़ के। उस बच्चे की मनोदशा आप समझिए, जो ये कह भी नहीं सकता कि वो या तो पापा के साथ रहेगा या मम्मी के साथ रहेगा, और उसके मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया है। उसकी माँ ने नई शादी कर ली है, पिता उसको ले जाते हैं लेकिन पिता ने भी नई शादी कर ली है। वो बिल्कुल बीच में फंस गया है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे इधर जाना है या इधर जाना है। और फिर क्या होता है इसके साथ, वो कैसे बैलेंस करता है, उसके दिमाग में समाज के बीच क्या, समाज में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो उससे बड़ा परेशान होता है। लोग उसको ताने सुना रहे होते हैं, लोग उसको कुछ कुछ कह रहे होते हैं, लोग उसकी माँ के बारे में कुछ कुछ कह रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वो कैसे हैंडल करता है, कर पाता है या नहीं, इसकी एक मार्मिक गाथा है आपका बंटी। मनु भंडारी की बीते दिनों डेथ हुई और उसके बाद ही मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि मुझे पढ़नी चाहिए। महाभोज भी किसी ने बोला है तो मैं जल्दी ही उसको पढ़ूंगी, लेकिन फ़िलहाल तो आपका बंटी और मेरे लिए बहुत बहुत मार्मिक कथा है। एक ये और एक रिव्यू मैंने किया था, नान्या एक किताब है, दोनों बच्चों की मनोगाथा पे लिखी है और दोनों ही बेहद मार्मिक किताबें। तो ये हैं आज की वो 10 किताबें, वो रिकमेंडेशन
जो महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी गई हैं और बेहद ही शानदार किताबें हैं। ऐसे ही लिखते रहना चाहिए, महिलाओं को और आगे आना चाहिए लेखनी के कार्य में, क्योंकि उनका नज़रिया समाज को बदल सकता है। वो किस नज़रिए से क्या सोचती हैं और समाज उसको कैसे सोचता है, ये ज़रूरी है कि महिला सामने आए और अपना वक्तव्य रखें, अपनी बात कहें किताबों के माध्यम से और हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बस मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। जुड़े रहिए मुझसे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।